नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, मैं अनुराग और प्रकरण अपना चल रहा है अंधेरे में एक लंबी कविता गजानन माधव मुक्तिबोध। खंड संख्या चल रहा है छठा और उसी का पदबंध है 44 जो आपके समक्ष है। ये संख्या आपको दिख गई होगी। तो इसे आगे खिसका देता हूँ थोड़ा, ताकि हम पूर्ण पंक्तियाँ पढ़ पाए। ये देखिए, ये पूर्ण रूप से आपके समक्ष हैं अभी ये पंक्तियाँ, तो इन्हीं को पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे और उसके पश्चात इनका कठिन अर्थ जान लेंगे और व्याख्या विश्लेषण इनका कर लेंगे। कलापक्ष भी साथ साथ चलता रहेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले गया मैं गहरे। अंधियारे कमरे में शाह सिफर में टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ। शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला देखा जा रहा है। मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। लेकिन आपको बता देता हूँ, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक द्वंद्व चल रहा था। उसमें जो शासन था, शासन तंत्र था, उसके द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया था। एक वो भयानक टीले पर पहुंच गए थे जहां पर रोती हुई उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कठिन अर्थ में तो आपको इतना बता देता हूं मैं कि देखो, पहली पंक्ति में तो बताने लायक कुछ भी नहीं है। उसके अलावा देखो, शाह का मतलब होता है कालापन या अंधकार हो जाएगा। सिफर का मतलब होता है सूनापन, सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है करने के लायक। जैसे करने के, यहाँ कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया कलापक्ष की दृष्टि से देखे तो। और उसके अलावा से स्टूल के अंदर सैवर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास अलंकार आया है, अगर पूछ भी लिया जाए तो। उसके अलावा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मस्तक यंत्र, यानी इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि जो दिमाग रूपी मशीन है, या यूँ कह सकते हैं मस्तक रूपी मशीन, क्योंकि यंत्र का अर्थ होता है मशीन। और यहाँ पर मस्तक को किसका रूप दे दिया गया है? मशीन का रूप दे दिया गया है। इसी वजह से यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार आ जाएगा। और रही बात धक धक की, तो यहाँ पे फिर पुनरुक्ति प्रकाश आप अलंकार कर सकते हैं। तो कठिन अर्थ तो इतना ही है इसमें। और इसके अलावा जैसे फुरफुरी शब्द आया है, फुरफुरी का अर्थ होता है धड़कन, या धड़कन की गति भी आप कह सकते हो। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा। हाँ, शीश का मोटा अस्थि कवच। अस्थि कवच का अर्थ क्या हो जाता है मित्रों? हड्डी का आवरण हो जाएगा। कवच का मतलब आवरण होता है, अस्थि का मतलब हड्डी हो जाता है। शिरा का मतलब होता है जो जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो शिरा कहलाती है। नस होता है वो शुद्ध रक्त वाला होता है। तो अब देखते हैं कवि कहना क्या चाहते हैं मुक्तिबोध। प्रसंग की बात करें तो जो बुद्धिजीवियों की राष्ट्रवादी या मानव हितैषी भावनाएं हैं, उनको अपने अनुकूल परिवर्तित करने में जो क्रूर और निर्दयी उपाय अपनाए हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार जो बड़े नेता लोग हैं या जो भी बड़े लोग हैं, वो किस प्रकार से दिमाग को हिलाकर रख देते हैं, मस्तिष्क को हिलाकर रख देते हैं, और किस प्रकार वो क्रूरता अपनाते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। व्याख्या की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है? दृश्य बदल जाता है। मेरे सामने जो चित्र था वह भी क्या हो गया है? बदल गया। अब जबरन का अर्थ होता है बलपूर्वक। तो मुझे बलपूर्वक एक घने अंधकार, गहरे का मतलब हो जाएगा घना, और अंधकार से युक्त भरे कमरे में क्या किया गया? ले जाया गया, जहां केवल क्या था? शाह सिफर मतलब काला सूनापन था। अंधकार से युक्त क्या था? सूनापन था। अर्थात वहां काले अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था।
तो ये अंधियारा कमरा है जहाँ पर कवि को ले जाया गया। वहाँ पर काला सोनापन, अंधकार रूपी सोनापन केवल दिखाई दे रहा था। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझे लकड़ी के एक टूटे हुए स्टूल पर क्या किया गया, बैठा दिया गया। उसके बाद मेरे शीश की हड्डी जा रही तोड़ी। उसके बाद मेरे सिर की हड्डी हथौड़ी से क्या की जा रही थी, तोड़े जा रही थी। क्यों? क्योंकि उस लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। उस हड्डी को तोड़ने के लिए एक कील के ऊपर हथौड़े मारे जा रहे थे। हथौड़ी की चोट लगातार क्या हो रही थी, पड़ रही थी। अब सिर की मोटी हड्डी, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला देखा जा रहा है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि जो शीश की मोटी हड्डी है, एक प्रकार से मस्तिष्क का कवच है, उसको निकालकर अलग कर दिया गया है। उसके बाद यह देखा गया कि मस्तक यंत्र यानी कि मस्तिष्क रूपी मशीन में या दिमाग रूपी मशीन में विचारों की किस प्रकार की ऊर्जा है। भाई जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो कवि हैं, अब भाई उनके विचार ऐसे तो समझ में आते नहीं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो लोगों द्वारा क्रूरता अपनाई गई और क्रूरता के मारे उनके जो मस्तिष्क की हड्डी है वो अलग कर दी गई और उसमें ये देखा जा रहा है कि उस दिमाग में कौन से विचारों की कौन सी ऊर्जा चल रही है, अर्थात मेरे विचार किस प्रकार के हैं, ऐसा देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि दिमाग में ऐसी कौन सी शिरा है जो क्या करती है, धक धक करती है, अर्थात मस्तिष्क को सक्रिय रखती है, सदैव चेतन बनाए रखती है। मस्तिष्क में ऐसी कौन सी रग यानी कि नस है जिसके कारण मस्तिष्क काम करता है यानी कि धड़कता है। तो मित्रों, ये आपका पद संख्या हो गया 44। और कहने का मतलब ये है कि कवि इस पद में ये कहना चाहते हैं, पदबंध में, कि जीवन में स्वस्थ एवं क्रांतिकारी विचार रखने वालों को सत्ता के द्वारा किस प्रकार उत्पीड़ित किया जाता है। कवि ने इसका बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है और यूँ मान लीजिए कि कवि कि ये आप बीती सी प्रतीत हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पद की। ये पद संख्या आ गया है 45, ये आपके समक्ष है। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, नहीं ये ज़्यादा लंबा रहेगा तो यहीं से कर लेते हैं। ये देखिए, ये पद संख्या 45 है, पढ़ लेते हैं, कठिन अर्थ को जान लेते हैं। कहाँ है पश्यत कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभक स्फोटक समान, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर अंदर, छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, तो ये पंक्तियाँ देख लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो देखो, कैमरा तो है, लेकिन कौन सा, पश्यत, और पश्यत का अर्थ होता है देखने वाला। भाई दिमाग में भी तो ऐसा माना जाए तो कैमरा तो होता ही होगा कि सारी बातें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो। उसी के आधार पे कवि ने ऐसा कहा है कि शायद हमारे दिमाग में कोई कैमरा होगा जो इतने विचार चलते रहते हैं। इसके अलावा आशय, आशय का मतलब होता है स्थान। शोभक, शोभक का अर्थ होता है क्षोभ, या यूं कह सकते हैं असंतोष उत्पन्न करने वाला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, असंतोष उत्पन्न करने वाला। वैसे मित्रों, आपके निरंतर कमेंट मिलते रहते हैं, गति लय सब का मैं ख्याल रखूँगा। आपके जितने भी संदेश आते हैं उनका मैं आदर करता हूँ, ठीक है। तो अब इसका शोभक का अर्थ हो गया है। स्फोटक का अर्थ होता है विस्फोट करने वाला, या यूँ कह सकते हैं क्रोध उत्पन्न करने वाला। तलघर, भीतर का मतलब अंदर हो जाएगा। गड़े मतलब गहरे गड़े हुए हैं, मतलब दबे हुए हैं।
तलघर का अर्थ हो जाता है तहखाना, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, इसका अर्थ हो जाता है छापाखाना। और यहाँ देखो अनुप्रास अलंकार आया है पैवर्ण की आवृत्ति से, ठीक है। और उसके अलावा स्फोटक सामान सैवर्ण की आवृत्ति से, फिर इसमें कौन सा आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा ख्यालों के पर्चे, मतलब कल्पनाओं के या सपनों के पर्चे हो जाएगा। और वैसे इसमें रूपक अलंकार है ख्याल रूपी पर्चे। कौन से पर्चे, ख्याल रूपी, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा ख्याल का अर्थ विचार हो जाएगा, पर्चे का अर्थ कागज हो जाएगा। सेक्रेटरी का अर्थ क्या हो जाएगा, सचिव। सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है, सचिव। और फिर उसके अलावा आस्था, आस्था का, वैसे आस्था गुटका भी आता है, लेकिन यहाँ आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा या विश्वास। सरगना, सरगना का अर्थ होता है मित्रों मुखिया, ठीक है। फिलहाल तो इसमें यही है बताने लायक, जो आपको बता दिया है मैंने। कलापक्ष भी आ गया है, कठिन अर्थ भी आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अर्थ की। तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा आप, किस प्रकार इसको पढ़ना है। चलो इसकी व्याख्या विश्लेषण करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार उन लोगों के द्वारा मेरे सिर के भीतर जो मेरे हड्डियों का पिंजरा है उसको पूर्णतः बाहर निकाल दिया गया है। और इसके बाद में इस बात की परीक्षा की जाने लगी कि मेरे जो दिमाग रूपी मशीन है उसमें किस प्रकार की विचारों की ऊर्जा है, उसमें किस प्रकार की आग है, ठीक है। और सिर की जो विभिन्न सिराएं हैं उसमें कौन सी अधिक फड़कती आग प्रज्वलित है, मतलब ऐसे कैसे क्रांतिकारी वो बन सकता है, ऐसा सारा सिस्टम चल रहा है। कौन सी मस्तिष्क की कौन सी रग में कौन सा संपूर्ण है, कौन सी वो धड़कती है, ऐसा सब कुछ चल रहा है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि वह सब कुछ सूक्ष्मता से देख सकने वाला कैमरा कहाँ है। यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे का मैंने आपको बता दिया है, 44 का 45 शुरू करते हैं। तो सारा कुछ निकला हुआ है मस्तिष्क का। अब चेक किया जा रहा है कि वह सब कुछ सूक्ष्मता से देख सकने वाला कैमरा कहाँ है, जिसमें भोगे हुए जीवन के यथार्थ चित्र उभरा करते हैं। जीवन दृश्य मतलब यथार्थ जीवन के चित्र उभरा करते हैं, उतरते हैं मतलब उभरते हैं। कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, यानी कि फिर सत्य कल्पनाओं के विचार कहाँ कहाँ अवस्थित है। सच्चे का मतलब सत्य, सपनों का मतलब कल्पनाएं, कि दिमाग में कहाँ ऐसी सत्य कल्पनाओं के विचार अवस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ विक्षोभ स्फोटक सामान, और विक्षोभ से यानी कि क्षोभ के कारण क्रांति का विस्फोट उत्पन्न कर देने वाला कौन सा सामान कहाँ कहाँ अवस्थित है, ऐसा देखा जा रहा है। यहाँ कहाँ कहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ शब्द आए हैं। यह भी परीक्षण की स्थिति में कहा गया कि इसके भीतर दबे उस गुप्त प्रेस को भी खोजो, भीतर कहीं गड़े हुए गहरे तल घर के अंदर। तो कवि कह रहे हैं कि इस दिमाग के अंदर जहाँ एकदम गहरा गड़ा हुआ मतलब दबा हुआ है वो तहखाना देखो, जहाँ छिपी हुई प्रिंटिंग प्रेस मिल सकती है। उस प्रिंटिंग प्रेस को खोज निकालो, उस छापे खाने को खोज डालो, खोजो, जहाँ क्रांतिकारी, देखो यहाँ जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे, जहाँ की क्रांतिकारी विचारों वाले पर्चे छापे और बांटे जाते हैं, छपते रहते हैं और बांटे जाते हैं। इस सारी संस्था के सेक्रेटरी अर्थात जो सचिव हैं, अर्थात केंद्रीय तत्व की भी क्या करो, खोज करो, जो इसका सचिव है, जो इस संस्था को चलाने वाला है। और उसे क्या कहा गया है, शायद उसका नाम हो आस्था, शायद उसे ही क्या कहा गया है, आस्था कहा गया है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी को किस रूप में बताया गया है, आस्था के रूप में बताया गया है, ठीक है। शायद उस गुप्त सेक्रेटरी का नाम ही क्या है, आस्था है। फिर आगे, कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, तो इस क्रांतिकारियों की जो टुकड़ी का नेता है वो कहाँ है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी के अंदर आगे। ये यहाँ तक ये पंक्तियाँ बच गई थी। कहाँ है आत्मा, ब्रैकेट में बात को स्पष्ट करने के लिए, और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज़। स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थोरोली। यहाँ तक देखते हैं। तो मित्रों, सरगना ये बता दिया था। अब बात करते हैं कठिन अर्थों में। खिजलाई, खिजलाई मतलब झुंझलाहट से भरी हुई या क्रोध एवं झुंझलाहट से भरी हुई। स्क्रीनिंग का अर्थ होता है चित्र उतारना। क्या हो जाएगा? चित्र उतारना। क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है तरह तरह के प्रश्न करके जांच पड़ताल करना। हिम का मतलब इसको। थोरोली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि सभी प्रकार से। तो ये कठिन अर्थ हो गया है इसका। अब इसका व्याख्या विश्लेषण जान लेते हैं। फिर आगे जो कवि कहते हैं कि भाई इन जो क्रांतिकारियों की टुकड़ी का नेता है, अर्थात इनकी जो आत्मा है वो कहाँ है और वो क्या है। और तब मुझे झल्लाई, झुंझलाहट से भरी हुई चिड़ी हुई आवाज़ सुनाई देती है कि अरे मिस्टर गुप्ता, इसके चित्र उतारो, स्क्रीनिंग करो, इसके चित्र उतारो पूरी तरह से। क्रॉस एग्जामिन मतलब पूरी तरह से सभी प्रकार से इससे सवाल जवाब करो, जांच पड़ताल करो, अर्थात इसका पूरी तरीके से क्या करो, परीक्षण करो। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट। ये पद आ गया है 46 आपके सामने, ये यहाँ तक। सबसे पहले वही पढ़ने का कार्य करेंगे। चाबुक चमकार, पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़वी धारा को गहरी झनझन थरथर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा मेरा मन यह जबरन उनकी छोटी कट्ठी गठान बांधना सख्त व मजबूत। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। ये थोड़ा कठिन है, अर्थ थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन हम इसको कर पाएंगे। चाबुक का मतलब आप मित्रों जानते हैं, हंटर होता है। चमकार, चमकार का मतलब होता है तेज मार, जो तेज मार होती है। पीठ का मतलब होता है कमर हो जाएगा। यद्यपि मतलब हालांकि। चर्म का मतलब चमड़ी हो जाएगा। कत्थई रक्तिम, कत्थई रंग का, और रक्तिम मतलब लाल रंग की रेखाएं। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़वी धारा, यानी अनुभूति रूपी गर्म कड़वी धारा। तो यहां क्या हो जाएगा मित्रों, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसके अलावा जो कठिन अर्थ रह गए हैं उसको भी जान लेते हैं। संवेदना का अर्थ क्या हो जाता है मित्रों? संवेदना का अर्थ होता है अनुभव करने की शक्ति। वही क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है कड़ी, यानी कि सख्त। सख्त से सख्त सजा या दृढ़ या जो भी कह सकते हैं। गठान का अर्थ होता है गांठ। ठीक है, बस इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका जान लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी पीठ पर, हटा देता हूँ इसको, मेरी पीठ पर यद्यपि, मेरी पीठ पर यद्यपि चाबुकों यानी कि हंटर की तेज तर्रार मार पड़ रही है, उसके प्रहारों से जो चमड़ी उखड़े मतलब उखड़ चुकी है, जो चमड़ी उखड़ी चमड़ी पर खून की कत्थई लाल रेखाएं क्या हो रही है, उभर रही है। फिर भी मेरी आत्मा बड़ी ही क्या है, चतुर है। कुशल का मतलब होता है चतुर। तो फिर भी मेरी आत्मा क्या है, बड़ी कुशल है। वह
इस भयानक मार की कचोट से सर्वथा मुक्त है। शरीर पर पड़ी मार से उभरने वाली, जो शरीर पर मेरे मार पड़ रही थी उससे उभरने वाली जो गरम गरम संवेदना की जो कटु धार, कड़वी धार मतलब कटु धार को आत्मा के झन्नाते तारों ने, झनझन का मतलब झनाते थरथराते तारों ने के उस पार पहुंचा और उस वेदना के अनवर्त मतलब लगातार विस्तार को लगातार समेट सहज कर, वेदना विस्तार दे रखा है मित्रों यहाँ, तो उस वेदना विस्तार को लगातार समेट सहज कर मेरा मन उस सबकी जबरन गांठ बांधता जा रहा है। वह अपनेपन में लगातार पत्थर बनता जा रहा है, सख्त व मजबूत बनता जा रहा है। तो ये पंक्ति ये जो दिखाई दे रही है कि मानो की पत्थर, वो पत्थर बनती जा रही है। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ मानो किया गया है, अब वो मार सहते सहते क्या बन गया है, पत्थर बन गया है। वेदना का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। अब यहीं आगे चलते हैं, ये एक पंक्ति ही पढ़ लेते हैं पहले। मानो कि पत्थर जोड़ लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता चूर चूर। अब तो क्या है, जो आत्मा है, शरीर है, वो भी क्या है कि पत्थर बन गए हैं। अब ऐसा लगता है कि वह जोड़ लगाकर, मतलब वह जोर से हथेलियों को मसलता जैसे उस समूची वेदना की गठान मतलब गांठ को चूर चूर करता जा रहा है। अर्थात वह सब प्रकार की जो पीड़ाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, उनको व्यर्थ बनाता जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। चूर चूर में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चूर चूर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। अब चलते हैं यहाँ आगे की ओर, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। धूल में बिखरा देता है उसको मन, यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू, मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोहे में खूंटे बंधा हूँ। देते हैं आसपास, फिर भी बहुत दूर मीलों के पास, वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्थर के रूप में किसी एक जेब में। वह जेब किसी एक फटे हुए मन की। मित्रों बड़ा शानदार नज़ारा है यहाँ पर। तो कठिन अर्थ की बात करें तो इस पूरे ही जो अब पंक्तियाँ हैं उसमें कुछ भी कठिन अर्थ नहीं है। हाँ, यद्यपि खो है, यानी कि जो अंधेर खान है वहाँ पर अंदर तले में दैत्य का मतलब राक्षस हो जाएगा, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं कवि आगे क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि शरीर की धूल में बिखरा देता उसको मन, यह देता देह की हद से, जाता है कहीं अलग, यही पढ़ना है। तो अर्थात शरीर की सीमा से निकलकर मेरा मन कहाँ चला जाता है, संसार की सीमा में चला जाता है। इस प्रकार की अनुभूति से भरा यह क्षण बड़ा ही क्या है, विचित्र है। उसमें क्या है, एक प्रकार का जादू सा लगता है, और मैं जैसे मात्र बिजली बनकर रह गया हूँ। मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोए में, तो मैं केवल मात्र बिजली बनकर रह गया हूँ। अब मित्रों ये जो ऊपर वाली पंक्ति है, धूल में बिखरा देता उसको मन, यह हटता देह की हद से, तो ये मैं करवा भी चुका हूँ आपको कि जो गांठ मेरे मन में बनी थी, अब उसी गांठ को वह हथेलियों से मसलता हुआ क्या कर देता है, चूर चूर कर देता है और उसे धूल की तरह बना देता है। अब जो यह मेरा मन है वो धीरे धीरे मेरे ही शरीर से, मेरे ही दायरे से हटता जाता है और वो अलग ही संसार में पहुंच जाता है, जहाँ पर क्या है, बड़े ही विचित्र क्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्षण, यहाँ का जो क्षण है बड़ा ही विचित्र है, ऐसा लगता है कोई जादू सा है, और मैं मात्र क्या बन जाता हूँ, बिजली बनकर रह जाता हूँ। यद्यपि खोहे में खूंटे बंधा हूँ, यद्यपि अंधेरी गुंफा में खूंटे के साथ जकड़कर मैं बंधा हुआ हूँ, और देखते हैं आसपास, फिर भी बहुत दूर मीलों के पार, वहाँ
अनेक उसके दैत्य जैसे पहरेदार आसपास चौकन्ना पहरा दे रहे हैं, फिर भी मीलों की दूरी तय करने में एक संवेदना के क्रांति के विचारों से भरे पत्थर के रूप में जगत में गिरता हूँ। ये पंक्ति हमको साथ में ही लेनी पड़ेगी कि गिरता हूँ चुपचाप पत्थर के रूप में किसी की जेब में। हालांकि खूंटे से बंधा हूँ, दैत्य भी आसपास चौकन्ने होकर घूम रहे हैं, फिर भी मुझे इतना पता है कि मीलों क्रांति के जो विचार हैं, मेरे जो विचार हैं, और उन विचारों से भरे हुए जो पत्र हैं, वो पत्र के रूप में जगत में गिरता है। और वो कहाँ गिरता है? किसी की जेब में, कि जिसके मालिक का मन भी मेरे समान क्या हो, वर्तमान से कटफट चुका हो। यानी मेरे जैसे ही मन वाले व्यक्ति के जेब में वो पत्र जाता है। यानी कि आज मैं क्या हूँ? क्रांतिकारी मैं हूँ, लेकिन आज मैं बंधा बैठा हूँ, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो मेरे ही जैसे दूसरी क्रांतिकारी जो इस उदंड शासन से, अत्याचारी शासन से परेशान हो गया है, उसको मिल गया होगा। यानी उसमें भी ऐसे विचार उत्पन्न हुए होंगे जो मानवता, देश की रक्षा कर सके। तो ये मित्रों हो गया आपका पद बंद 46। अब बात करते हैं 47 की, आपके समक्ष है 47, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेंगे। समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल, हम कहाँ नहीं हैं सभी जगह हम, निजता हमारी भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर वह, यह बिल्कुल निश्चल, भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मेला। यहाँ तक देखते हैं साथियों। तो बात हो रही है इन पंक्तियों की। तो सबसे पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो समस्वर का मतलब समान स्वर हो जाएगा, समताल का मतलब समान ताल हो जाएगा, सहानुभूति का मतलब हो जाएगा जो दूसरों से रखी जाती है, एक प्रकार से दया भी आप कह सकते हैं। सनसनी, सनसनी का अर्थ हो जाता है उत्सुकता, कोमल का अर्थ कोमल हो जाएगा। अब बात रही हम कहाँ नहीं हैं, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि यहाँ पर वक्रोक्ति कही गई है, किसी के माध्यम से बात की गई है। इसके अलावा भीतर भीतर यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर बाहर बाहर धूल सी भूरी, तो बाहर धूल के समान, ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे की बात करें, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, अब यहाँ जो हिमवत है वहाँ उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। और यहाँ उपमा कैसे हो जाएगा कि भाई मेरे अंदर जो चिंगारी है वैसे ही एक पर्वत होता है जो ज्वालामुखी लिए रहता है और बर्फ़ से ढका रहता है। ऊपर से तो वो सुंदर दिखाई देता है बर्फ़ से ढका होने, लेकिन अंदर क्या होती है? उसकी अग्नि होती है। उसी के समान ये मेरे विचार भी दिखाई देते हैं। तो हिमवत का अर्थ भी हो जाता है बर्फ के समान। उग्र, उग्र का अर्थ होता है भयंकर। प्रभंजन, प्रभंजन का अर्थ होता है आंधी या तूफान। निश्चल का मतलब होता है शांत। और फिर भीषण का अर्थ फिर भयानक हो जाएगा या भयंकर भी कह सकते हो। दीन, दीन का अर्थ क्या हो जाएगा? दरिद्रतापूर्ण या निर्धनता, दरिद्रतापूर्ण या निर्धनता, ये हो जाएगा। कलापक्ष भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं, 2-3 अलंकार आए हैं, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या विश्लेषण। आगे कवि कहते हैं कि हमारा स्वर ताल क्या है? समान है। समस्वर समताल, हमारा स्वर ताल क्या है? समान है। परिणामतः चारों ओर, ये कोमल शब्द आपको दिखाई दे रहा है, परिणामतः चारों ओर कोमल सहानुभूतियों का सनसनीपूर्ण, सनसनी का अर्थ मैंने आपको बताया था उत्सुकता, ठीक है।
तो परिणामतः चारों ओर कोमल सहानुभूतियों की उत्सुकता का वातावरण बन जाता है। ठीक है। हम कहाँ हैं, नहीं हैं, सभी जगह हम अर्थात यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, हम अर्थात हमारी सहज मानवीय चेतना का पार नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है, प्रतिछायित है। सभी जगह हम मतलब सभी जगह पर हमारी जो मानवीय चेतना है वो विद्यमान है, प्रतिछायित है। सभी जगह निजता हमारी, सभी जगह हमारा समान निजत्व परिव्याप्त है। भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूली सी भूरी। यहाँ तक देखते हैं, जैसे तारों के जालों के भीतर, तारों की भीषण गुत्थी, भीतर बिजली परिव्याप्त रहती है, उसी प्रकार भीतरी चेतना में सर्वत्र प्रज्वलनशील विद्युत तारों की गुच्छियाँ, गुत्थी का मतलब हो जाएगा गुच्छियाँ, भरी है। जबकि सतह के ऊपर क्या है, धूल भरी पपड़ियाँ जमी हुई हैं। जैसे देखिए, जैसे पर्वत शिखाएं, यानी कि पर्वत के जो शिखर होते हैं वो अपने भीतर आग को रखते हुए भी ऊपर से बर्फीले हुआ करती है। वातावरण में उग्र प्रभंजन लेकर और यह बिल्कुल निश्चल। अब देखो, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत। हालांकि जो पर्वत होते हैं या पर्वत के शिखर होते हैं वो अपने भीतर क्या लिए रखते हैं, आग लिए रखते हैं, और ऊपर से क्या होते हैं, बर्फीले हुआ करते हैं। अब आगे देखिए, वातावरण में तूफान की उग्रता समाई रहकर भी वह बाढ़ से क्या दिखाई देता है, निश्चल मतलब शांत दिखाई देता है। उसी प्रकार भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, उसी प्रकार अपने भीतर क्रांति की आग छिपाए ये हृदय बाहर से शांत दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भीषण शक्ति रहते हुए भी आत्मा की पोशाक यानी कि वस्त्र अर्थात हमारे शरीर अपनी व्यवस्था और स्वार्थों से क्या हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं। क्योंकि हम अपने ही लिए ही स्वार्थ करते हैं, हम अपने लिए ही सोचते हैं, सदैव विवश बने रहते हैं, इसलिए हमारा जो शरीर है वो क्या हो चुका है, मैला हो चुका है। तो हमारे जो क्रांति के विचार हैं वो कैसे हैं? जिस प्रकार एक सुंदर पर्वत अग्नि लिए रहता है लेकिन ऊपर से वो बर्फीला दिखता है, वैसे ही आंधी या तूफान आने से पहले वो बिल्कुल शांत बना रहता है। ऐसे ही हमारा जो हृदय है वो क्या है, क्रांति की आग तो हमारे अंदर है लेकिन वो शांत आपको दिखाई देता है। चलते हैं आगे की ओर। ये इसकी में भी एक पंक्ति और है, ये एक पंक्ति और देख लेते हैं। विचित्र रूपों को धारण करके चलता जीवन लक्ष्यों के पथ पर। तो आगे कवि कहते हैं कि फिर भी विचित्र रूप को धारण करके यह जीवन लक्ष्यों के जो पथ हैं, मार्ग हैं, उस पर निरंतर क्या करता रहता है, चलता रहेगा। यानी कि ये विचार हैं वो आगे से आगे सदैव चलते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब पदबंध आ गया है मित्रों 48 और खंड संख्या आ गया आपका 7। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। खंड 7 पे हम पहुंच चुके हैं और उसी खंड का 48वां पदबंध है, उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। रिहा छोड़ दिया गया मैं, कई छाया मुख अब करते हैं पीछा, छायाकृतियां न छोड़ती है मुझको, जहां जहां गया वहां बाहों के नीचे के रहस्य छेद मारते हैं संगीन, दृष्टि की पथरी चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व शाह शिवंती, श्याम चमेली, संवलाए कमल जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। प्रसंग है कि जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और उस आपातकाल के पश्चात देशभक्तों की जो गतिविधि का वर्णन है वो इस के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ
चल रहा है सब कुछ। देखो, रिहा का मतलब होता है कि जो जेल होता है उसे मुक्त कर देना, कठिन अर्थ हो गया। छायामुखी यानी कि छाया रूपी मुख, यहाँ फिर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। छाया रूपी मुख, छाया को मुख का रूप दिया गया है तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये जो आपको छायाकृतियां दिखाई दे रही है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, ये किसका प्रतीक है मित्रों? कवि के अनुसार परंपरा का व अंधविश्वास का। अंधविश्वास व परंपरा का ये क्या है? प्रतीक है। इसके अलावा रहस्य में, रहस्य से भरे हुए, फिर बोहों के नीचे के जो छेद हैं वो, यानी कि बोहों के नीचे तो आंखें ही होती है दोनों, तो आंखों की जगह बने हुए छेद, लेकिन वो छाया है इसलिए वो आंखें दिखाई नहीं देती है, वो केवल छेद एक एहसास उसका होता है। फिर पथरी, पथरी का अर्थ हो जाएगा पत्थर जैसी दृढ़। पैनी का मतलब हो जाएगा तेज धार वाली। इसके अलावा देखो, यहाँ देखो मित्रों, इस पंक्ति में कितना सुंदर प्रयोग किया गया है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। गुलाब है वो कैसे? काले। शिवंती ये एक प्रकार की पुष्प बेल है और शाह का मतलब वो भी काले। चमेली है ये भी एक पुष्प बेल है और श्याम का मतलब भी काला। तो काले, शाह, श्याम ये बात एक ही है, बस अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग इसका प्रयोग किया गया है। तो शिवंती का अर्थ हो गया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और मित्रों वैसे आपको बता देता हूँ, ये काले, गुलाब, शाह, शिवंती, श्याम, चमेली ये सब काले नहीं है। काले तो ये इसलिए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि इन पे अत्याचार किए गए, इन पे कालिख लगा दी गई। जो क्रांतिकारी थे उनको बदनाम कर दिया गया, इसलिए उनका प्रतीक रूप में ये प्रयोग किया गया है। और वो फूल हैं वो सब देश के लिए हैं। अब देख लेते हैं संवलाय। संवलाय कमल मतलब काले कमल, जो खोहों मतलब गुफाओं में, अंधकार की जो गुफाएं होती है उनमें जो जल है उसी की भूमि के भीतर जो पताल तल में है। पताल तल का मतलब जो गुफा है उसके एकदम नीचे तल में, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं मित्रों। क्या कहते हैं कवि? कवि के विचार क्या कहते हैं कि अब मुझे जेल से छोड़ दिया गया है, मुझे रिहा कर दिया गया है, मैं मुक्त हो चुका हूँ, फिर भी अनेक जो छाया रूपी मुख अथवा जो मुखों की छाया है वो मेरा पीछा करती है। अनेक आकृतियों की छायाएं मेरा पीछा करती रहती है, यानी छायाकृतियाँ न छोड़ती। जो छायाकृतियाँ हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, वो पीछा करती ही रहती है। यहाँ तात्पर्य है कि परंपराओं एवं अंधविश्वासों से है जो बंधन मुक्त होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ वो चली आती है। वहाँ बोहों के नीचे के रहस्य में छेद मारते है संगीन। अब मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ बोहों के नीचे, यानी जो भ्रुकुटी की जो डोळे होते हैं, आईब्रोज होते हैं, तो उसके नीचे के जो रहस्य में छेद हैं, अर्थात छायाकृतियों में दिखाई देने वालों आँखों के गड्ढे मुझे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे मुझे कोई संगीन चुभा रहे हों। संगीन का मतलब होता है मित्रों हथियार, और वो चाकू भी हो सकता है। और देखो, संगीन तो प्रयोग किया गया है जो पहले बंदूक आती थी, जो 1857 में प्रयोग की गई थी, जिसके आगे छुरा लगा रहता था, चप्पू लगा रहता था, वो वाली बंदूक। ठीक है, तो वो संगीन हो जाएगा। वो क्या करता रहता है? चुभा रहे हो। अब आगे, दृष्टि की पथरी चमक है पैनी। उन पथराई आंखों की चमक इतनी पैनी है कि मेरे मन और प्राणों को भी क्या कर देती है? भेद देती है, अथवा मुझे बुरी तरह से प्रभावित करती है। अब आगे, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब, वैशाख, शिवंती, श्याम, चमेली। अब आगे कवि कहते हैं कि अब मुझे मेरे जैसे ही क्रांतिकारी विचारों वाले जो साथी हैं, साथियों के रूप में काले गुलाब, काली शिवंती व काली चमेली के फूल खोजने होंगे। ये पुष्प काले रंग के नहीं है। यहाँ कवि का तात्पर्य अत्याचारी शासन
से सताए होने के कारण मुरझाए चेहरों वाले साथी खोजने से है। और वो संवलाए कमल जो कुओं के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में। तो आगे कवि कह रहे हैं कि जो काले कमल गुफाओं के पानी में खिले हुए हैं तथा बहुत दिनों से मुझे संकेत करते हैं और सुझाव के रूप में क्या करते रहते हैं, अपना संदेश भेजते हैं। ये पंक्ति थोड़ी नीचे रह गई, पढ़ा देता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ ऊपर आ जाते हैं अपने। तो ये खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव, संदेश भेजते रहते। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि जो काले कमल, संवलाई कमल मतलब जो काले कमल है, जो पाताल तल में यानी कि जो गुफाओं के पानी में खिले हुए हैं और तथा बहुत दिनों से मुझे क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, सुझाव के रूप में अपने क्या भेज रहे हैं, संदेश भेजते हैं। तो यानी कि ये हो गया जो गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं, जो कवि के साथी हैं और क्रांति में सहयोग करने के लिए कवि को संदेश भेजते हैं और संकेत करते हैं, उन्हीं से यहाँ पर तात्पर्य लगाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर। पद है 49। ये थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये एक पंक्ति बची है, यहीं तक पढ़ लेते हैं मित्रों, यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफ़ेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी। उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अचानक अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक निर्निमेष लगातार। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर। यहाँ तक देख लेते हैं। कठिन अर्थ की बात करें, क्षितिज का अर्थ आप जानते हो मित्रों, जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं वो स्थल। यहाँ कुछ बताने लायक नहीं। सफ़ेद मतलब सफ़ेद रंग के, नीले मतलब नीले रंग के, मोतिया मतलब मोती के रंग के, चंपई मतलब चंपा के रंग वाले, गुलाबी का मतलब गुलाबी हो जाएगा। इसके अलावा उठते हैं हाथ तक अग्नि के फूलों, अग्नि रूपी फूल, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, अग्नि रूपी फूल। बिजली रूपी लताएं, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा, बिजली रूपी लताएं। इसके अलावा एकटक लगातार हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों उसमें मुझे कुछ अकस्मात मतलब अचानक हो जाएगा, और इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं, इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इतना समय बीतने के पश्चात, जब ये बातें हो चुकी है, तो जब इतना समय भी बीत चुका है, तो सहसा मतलब अचानक, अचानक मुझे दूर क्षितिज के समीप बिजली के समान प्रकाशित होने वाली जो लताएं हैं, जो बेल है, उनसे नीचे गिरते हुए सफ़ेद, नीले, मोतिया रंग के, चंपई यानी चंपा के रंग के, चंपा बेल के रंग के गुलाबी फूल दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? गुलाबी फूल दिखाई देते हैं। उन अग्नि के समान जलते और प्रकाश बिखराते हुए उन फूलों को उठते वही हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते। यानी जो अग्नि के रूप में जो फूल जल रहे थे, जिसे प्रकाश बिखरा हुआ था, उन फूलों को समेटने के लिए अचानक दो हाथ उठ खड़े होते हैं और उन फूलों को एकत्र करने लगते हैं। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक, अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर। यहाँ तक है। तो आगे कवि कहते हैं कि मैं टकटकी बांधकर, एकटक मतलब टकटकी बांधकर उन हाथों को क्या करने लगता हूँ? देखने लगता हूँ। और अचानक यानी कि सहसा मुझ में भी फुर्ती आ जाती है। विचित्र स्फूर्ति मतलब एक विचित्र सी फुर्ती
आ जाती है और मैं भी धरती पर पड़े हुए चमकीले पत्थरों को लगातार क्या करता रहता हूँ, चुनता जाता हूँ यहाँ तक। और फिर आगे की तरफ देखते हैं, ये 2 पंक्तियाँ और हैं। बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ, रश्मि विकिरण मेरे ही प्रस्तर करते प्रतिक्षण। प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक पल हो जाएगा, प्रशस्त्र का मतलब हो जाएगा पत्थर, और रश्मि विकिरण का मतलब क्या हो जाएगा, किरणें, किरणें बिखारने वाला, बिखराने वाला, किरणें बिखराने वाला। तो कवि कहते हैं कि मैं उन चमकीले पत्थरों को लगातार चुनता जाता हूँ तथा उन्हें बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जो मेरे पत्थर हैं वो भी प्रत्येक क्षण यानी हर पल किरणें बिखेरने लगते हैं। यहाँ तक हो गया मित्रों। और कला पक्ष के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, रूपक अलंकार बता दिया है, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आज के वीडियो का अंतिम जो पदबंध है वो पढ़ते हैं। तो ये अंतिम ही है जो आपके समक्ष है। पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, कठिन अर्थ जान लेंगे, उसके पश्चात व्याख्या विश्लेषण कर लेंगे। और यूँ मान लीजिए आपकी जो अंधेरे में कविता है वो 75% पूर्ण हो जाएगी इसके बाद। तो आगे कवि कहते हैं, रेडियो एक्टिव रत्न है वे भी बिजली के फूलों की भांति ही, यत्न है वे भी किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल है तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों से बाहों का उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। बड़ा अच्छा दे रखा है। मतलब एक कवि का कार्य ये होता है कि वो अपने काव्य के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति के द्वारा, अर्थ के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार कर दे जिससे उत्साह उत्पन्न हो जाए, एक रंगीनी उसमें दिखाई दे। परंतु यहाँ पर जो उनकी अभिव्यक्ति है वो क्या है, ठंडी पड़ी है। अब वो उनके जो फूल हैं अर्थात जो उनके साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनमें तेज तो बहुत है, वो अपने ही तेज से चमकते हैं, लेकिन वो उतने ठंडे भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ लेखक करता है कि मुझे यही बेचैनी हो रही है कि कब मैं उन ज्वलंत जो जल रहे हैं उनको बाहों में जकड़ लूँ और उनको प्रदीप्त कर दूँ, उनको और अधिक जला दूँ और ऐसी लीला करूँ कि वो सबके काम आए। ऐसा कवि का कहना है इस पद के अंतर्गत। तो पहले कठिन अर्थ देख लेते हैं। पहली बात मित्रों, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब रेडियो धर्मी किरणें बिखेरने वाले, और इसका जो प्रतीक अर्थ है वो हो जाएगा क्रांति की भावना से पूर्ण। क्या हो जाएगा, क्रांति की भावना से पूर्ण। ठीक है, रेडियो एक्टिव का प्रतीक अर्थ हो जाएगा ये। गहरा, गहरा का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक। शब्दाभिव्यक्ति, शब्द के रूप में अपना मत प्रकट करना। ठीक है, जो भी हमारे मन में है उसको शब्दों के माध्यम से प्रकट करना। लेकिन यहाँ अभाव दे रखा है तो उस चीज़ का कवि में अभाव है। हालांकि मन में बहुत कुछ है लेकिन वो शब्द नहीं मिल पाते। कई बार हमारे साथ भी होता है कि भाव तो बहुत होते हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। वही बात यहाँ पर है। तेजस्क्रिय, अपने ही तेज से चमकने वाले, यूँ कह सकते हैं, तेजस्वी भी कह सकते हैं, या प्रकाश उत्पन्न करने वाले भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अतिशय मतलब अत्यधिक, शीतल मतलब ठंडा हो जाएगा। और उसके अलावा ज्वलंत, ज्वलंत का अर्थ हो जाता है जलती हुई। फिर है प्रदीप्त लीला। प्रदीप्त लीला का मतलब जलता हुआ खेल। लीला का अर्थ क्या हो जाएगा, खेल, और प्रदीप्त का मतलब होता है जलना। सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। ठीक है, वही यहाँ हो रहा है। तो ये कठिन अर्थ यहाँ पर हो चुके हैं। अब आपको बता देता हूँ। पहली बात यहाँ देखिएगा आप, बिजली के फूलों, बिजली रूपी फूल। तो पहली बात यहाँ कला पक्ष के अंतर्गत रूपक अलंकार आया है। यत्न का मतलब उपाय होता है,
ये बता देता हूँ। और काव्य चमत्कार ये कवि का काम होता ही है कि जो मैं काव्य कर रहा हूँ उसका चमत्कार है वो रंगीन है, मतलब सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उतना ही ठंडा है। इसके अलावा बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है, मतलब बिजली रूपी फूल है, उसी के समान मेरे उपाय है जो चमकते रहते हैं। तो जो उपाय हैं तो उनकी समानता किसके साथ की गई है? बिजली के फूलों के समान। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार भी आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में, ठीक है, बेचैन रूपी मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत, यानी बिजली रूपी जो ज्वलंत बाहें हैं, जलती हुई बाहें हैं, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा एक। तो कठिन अर्थ भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या और विश्लेषण की। तो कवि कहते हैं कि मैं जिन पत्थरों को बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ वे भी क्या है? रेडियो एक्टिव, अर्थात रेडियो धर्मी किरणें छोड़ने वाले रूप हैं। तात्पर्य है कि मैं जिन उपेक्षित किंतु क्रांति के समर्थक जनों को एकत्र करता हूँ वे भी अन्य राजनीतिक जनों के समान अपने मनोभावों तथा पारस्परिक मान्यताओं से प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है। पर मेरे मन में अभी तक अत्याचारी शासन के प्रति क्या है? गहरा असंतोष है। जो अत्याचारी शासन ने जो मेरे साथ किया है तो उसका असंतोष है, वो आज भी मेरे मन में समाहित है। शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, मेरे पास उचित शब्द नहीं है, इसलिए मैं अपने असंतोष को ठीक प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जो अंदर के भाव है, क्रांति के भाव विचार हैं, उनको मैं ठीक से प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। कविता में उस असंतोष का वर्णन करने की क्षमता है, पर काव्य रंगीन होते हुए भी उन्हीं फूलों के समान क्या है? ठंडा है। अब आगे, मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल। मेरे फूल अर्थात फूलों के समान धरती से एकत्र किए गए पत्थर तेज उत्पन्न करने वाले हैं, तेजस्वी हैं, चमकने वाले हैं, पर वे गर्म न होकर क्या है? बहुत अत्यधिक ठंडे हैं, शीतल हैं। मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहें उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आगे कवि कहते हैं कि मैं ऐसा उत्तेजनापूर्ण प्रयास करना चाहता हूं जो बेचैन बिजली की नीली बाहों में बाहें डालकर किया गया हो। अर्थात मैं तो उग्र एवं रक्त बहाने वाले क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्या करना चाहता हूं? काम करना चाहता हूं। कहने का मतलब कवि क्या है? गर्म दल से है, नरम दल से नहीं है। तो साथियों, आज का अपने ये पद भी हो चुके हैं साथ, गला भी बैठने लगा है, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि वीडियो में थोड़ा ये चलता रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे पढ़ें। मित्रों, परीक्षा नज़दीक है और कुछ समझ में नहीं आने पे आप मित्रों कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए, यानी कि मुझे। जय हिंद, जय भारत साथियों।